बारे में जेलर ने बताया था। आने से पहले जेलर ने मेन कैरेक्टर को यहाँ की बेसिक जानकारी दी थी। लुक्रूज जेल में कैदियों को उनके खतरे के लेवल के हिसाब से बांटा गया है। पहली मंजिल पर 300 कैदी हैं जो आम तौर पर सीरियल किलर हैं। भूतल पर 100 से ज्यादा कैदी हैं जो एक गांव को तबाह कर सकते हैं। दूसरे भूतल पर 30 से ज्यादा कैदी हैं जो एक शहर को तबाह कर सकते हैं। तीसरे भूतल पर 10 कैदी हैं जो एक देश को तबाह कर सकते हैं। चौथे भूतल पर 5 कैदी हैं जो एक पूरे महाद्वीप को तबाह कर सकते हैं। और पांचवें भूतल पर सफेद बालों वाले समेत 3 कैदी हैं जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। बेशक असल में इतने सारे दुश्मनों से नहीं निपटना पड़ेगा क्योंकि कैदी आपस में बिखरे हुए हैं। उन्हें मौका मिलेगा तो वो एक दूसरे की पीठ में छुरा जरूर घोंपेंगे। और पहली मंजिल पर सब एक शख्स के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं। शिल रेसन, एक आवाज से दूसरों की ताकत बढ़ाने वाला म्यूटेंट। मेन कैरेक्टर ने सामने वाले शख्स को देखते हुए उसके गुनाह पढ़े, 7 आम नागरिकों और एक सेकंड क्लास हीरो की हत्या। लेकिन उस शख्स ने मेन कैरेक्टर की बात सुधारी। कुल 10 लोग, क्योंकि वो महिला हीरो जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट थी। मेन कैरेक्टर ने उस शख्स की बदसूरत मोटी शक्ल पर बिल्कुल भी भावना न दिखाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो थोड़ा और सीरियस हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर ने जेलर को कॉल करके पूछा कि ये जेल कितनी मजबूत है। जवाब में जेलर ने कहा कि बिल्कुल मजबूत है। ये सुन मेन कैरेक्टर निश्चिंत हो गया। लगता है अब अपनी ताकत पर कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ उस शख्स को लगा कि मेन कैरेक्टर सिर्फ दिखावा कर रहा है, क्योंकि बाकी हीरोज के मुकाबले मेन कैरेक्टर का नाम कोई खास मायने नहीं रखता था। उन्हें लगा कि उसने अपने साथियों की कुर्बानी देकर किसी तरह सफेद बालों वाले को पकड़ा था, इसलिए वो धीरे धीरे बदतमीजी करने लगे। शिल रेसन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और सभी कैदियों की ताकत बढ़ गई। वो पागलों की तरह मेन कैरेक्टर पर टूट पड़े, लेकिन मेन कैरेक्टर ने सिर्फ एक लात मारी और सामने की कई कतारें बिखर गईं। इसके बाद मेन कैरेक्टर ने असली मूड में आकर एक मुक्का मारा और सारे कैदी ऐसे बिखर गए जैसे फूल बिखरते हैं। जब तक मेन कैरेक्टर वहां से उतरा उसके पीछे लाशों का ढेर था, एक भी जिंदा नहीं बचा था। पहली मंजिल की फांसी खत्म हो चुकी थी, अब बाकी बचे थे। मेन कैरेक्टर चलता आ रहा था, उसे खुद नहीं पता था कि उसने कितने लोगों को मार डाला है। बीच बीच में कुछ बचे हुए मिल जाते थे। वो उन्हें भी बड़ी मेहरबानी से मौका देता था कि कॉलर पहनोगे या मरोगे, लेकिन कॉलर पहनने वाला आज तक एक भी नहीं मिला। आमतौर पर कैदी उस पर टूट पड़ते थे और कैदी मर जाते थे। हाँ, कुछ ऐसे भी थे जो खुद को बहुत समझदार समझते थे, पहले हार मानने का नाटक करके कॉलर पहनने को राजी हो जाते थे ताकि मेन कैरेक्टर ढीला पड़ जाए और फिर मौका पाकर उस पर हमला कर देते थे। नतीजा ये होता था कि ताकत के फर्क का अंदाजा न लगा पाने की वजह से उनका पूरा जोर लगाने पर भी मेन कैरेक्टर की जरा सी खाल भी नहीं छिल पाती थी। उस वक्त मेन कैरेक्टर को अपने साथियों की एक बात याद आई, वो गैर फिजिकल म्यूटेंट सच में बेचारे होते हैं, बस दूर से ही मार सकते हैं, उन्हें कभी करीब से मारने का मजा नहीं मिल पाता। तो मेन कैरेक्टर ने भी घूंसों का मजा लिया। ये एहसास सच में कमाल का था। बाकी बचे लोगों को निपटाने के बाद मेन कैरेक्टर आखिरी वाली सिंगल सेल में पहुंचा। सामने उसका पुराना जाना पहचाना चेहरा था, चार्ल्स फील्ड, जिसे उन्होंने हीरो अलायंस बनाते वक्त गिरफ्तार किया था। उसके बेहद घिनौने हरकतों और मौत के सामने भी न सुधरने वाली बदतमीजी की वजह से मेन कैरेक्टर उस वक्त उसे खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उसकी भोली टीम लीडर ने उसे रोक दिया था। उस वक्त मेन कैरेक्टर बहुत नाराज था, लेकिन मजबूरन उसे वहां से जाना पड़ा था। अब उस शख्स को दोबारा सामने देखकर भी मेन कैरेक्टर ने उसे नेकी से मौका दिया। बेशक नतीजा अंदाजे के मुताबिक ही था। ये देख मेन कैरेक्टर ने और बकवास नहीं की, बिजली की तरह उसके शरीर के आर पार हो गया, लेकिन वो मरा नहीं। पता चला कि पहले वाला सिर्फ एक छलावा था। फील्ड बोलने लगा कि वो लोगों को मारना इसलिए पसंद करता है ताकि वो हमेशा उन लोगों की याद में बना रहे। भले ही वो मर जाएं, लेकिन वो उसे कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि अपनी शक्ल उनकी आंखों में उकेर देना उसकी क्षमता है और उसे हर एक शख्स याद है। वो उन्हें फिर से दिखा सकता है। बोलते बोलते वो एक शख्स का भूत दिखाने ही वाला था कि उसका हाथ धड़ से अलग हो गया। मेन कैरेक्टर ने बड़ी शांति से उसे देखा। सच में 5वीं मंजिल तक पहुंचने वाला कैदी है। तेरी जुबान तो कमाल की है, लेकिन लगता है तू मेरे वार से बच नहीं सकता। इस वक्त फील्ड को एहसास हो गया था कि वो यहीं मरेगा, लेकिन मरने से पहले उसके मन में एक सवाल था, तुझे याद है इस रास्ते में तूने कितने लोगों को मारा है? मैन कैरेक्टर ने कहा कि उसे तुम जैसे लोगों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना कहते ही उसके सामने उसके मरे हुए साथी फिर से आ गए। गुलाबी बालों वाली भोली लड़की फिर से उसे समझाने लगी कि हीरो को किसी को नहीं मारना चाहिए। फील्ड को लगा कि अब वो बच जाएगा। उसे नहीं पता था कि इससे मेन कैरेक्टर का गुस्सा और भड़क उठा है। इसी किसी को न मारो के चक्कर में उसका भाई मारा गया और फिर मेन कैरेक्टर ने बिना किसी नरमी के उन दोनों को एक झटके में 2 टुकड़ों में काट दिया। इस वक्त मेन कैरेक्टर का चेहरा बहुत डरावना था। उसने पूछा, तेरे पास और कोई फालतू बात? फील्ड को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने साथियों के भूत को भी बेझिझक काट दिया। तो मेन कैरेक्टर ने बेरहमी से कहा, वैसे भी ये सब झूठ था। ये सुन फील्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं और अगले ही पल वो भी 2 टुकड़ों में बट गया। इस वक्त मेन कैरेक्टर ने बड़ी बेरहमी से कहा कि वो अब हीरो नहीं बल्कि जेल गार्ड है। मरते मरते फील्ड ने उसकी पीठ देखते हुए कहा, तू जेल गार्ड नहीं है,
तू तो बस एक अकेला राक्षस है। और इस वक्त जेल के बाहर 3 लोग लगातार सब कुछ देख रहे थे और अंदर मेन कैरेक्टर का ये रूप देख एक लड़की बहुत एक्साइटेड थी। ये वही है, यही मेरा होने वाला पति है। अभी अभी मेन कैरेक्टर ने भूतल के गंदे लोगों को निपटाया ही था कि जेलर वहां आ गया और उससे पूछा कि क्या वो थोड़ा आराम करना चाहेगा, लेकिन मेन कैरेक्टर ने मना कर दिया और जेलर से दरवाजा खोलने को कहा। ये सुन जेलर ने और बकवास नहीं की, लेकिन उससे पहले उसके पास मेन कैरेक्टर से एक और रिक्वेस्ट थी। वो चाहता था कि नीचे जो जेल गार्ड अभी भी जिंदा हों उन्हें वापस ले आए। मेन कैरेक्टर जानना चाहता था कि हर मंजिल पर कितने लोग जिंदा हैं, लेकिन जेलर को इस बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि भूतल से नीचे सभी मंजिलों पर कम्युनिकेशन डिवाइस नष्ट हो चुके थे। सिर्फ 5वीं मंजिल पर कनेक्शन बरकरार था। ऐसा लगता था जैसे अंदर के लोग चाहते हो कि कोई उन्हें देखे। सब सुनने के बाद मेन कैरेक्टर ने दरवाजा खोलने को कहा। जेलर के आदेश पर लोहे का दरवाजा धीरे धीरे दोनों तरफ खुलने लगा। तभी जेलर ने मेन कैरेक्टर को सावधान रहने को कहा क्योंकि भूतल और पहली मंजिल के बीच का फर्क आसमान और जमीन जितना है। दरवाजा खुलते ही मेन कैरेक्टर सतर्क हो गया क्योंकि दरवाजे के पीछे पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। वो बेरहमी से हमला कर रहे थे। तरह तरह की शक्तियां और गोलियां बरस रही थीं। ये देख जेलर की हालत खराब हो गई। वो मेन कैरेक्टर को आवाज लगाने लगा, लेकिन अगले ही पल एक कैदी उसके सामने आ गया और उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। उस शख्स ने कहा, तो तुम यहाँ के जेलर हो? बहुत बढ़िया। एक बड़ी मछली हाथ लगी। अपनी चिकनी देह को दिखाते हुए वो शख्स बेधड़क अपने साथियों को आवाज लगाने लगा, अरे कमीनो, ये रहा तुम्हारा जेलर, जल्दी से लाइन लगाओ और मजे लो। इस वक्त उसने अपनी पूरी बदतमीजी दिखा दी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वो वहीं पत्थर का बुत बन गया क्योंकि बस इस एक पल में जहां तक नजर जाती थी वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने हैरान होकर ऊपर देखा तो मेन कैरेक्टर उसके सिर के ऊपर कूद चुका था। अगले ही पल मेन कैरेक्टर ने जोर का मुक्का मारा। उसके जोरदार प्रहार से जेलर दूर जा गिरा और उस शख्स का तो कहीं पता ही नहीं था। चारों तरफ बस उसके टुकड़े बिखरे पड़े थे। इस वक्त मेन कैरेक्टर ने ऊपर से नीचे गिरे हुए जेलर को देखते हुए कहा, तुम आगे मत आना, यहाँ बहुत खतरा है। जेलर हकलाते हुए बोला, जी समझ गया। मेन कैरेक्टर के जाने लगा तो जेलर ने उसे फिर से आवाज लगाई। आखिर में उसे एक बात और बतानी थी। उसने कहा कि जिस हीरो ट्यूमेई ने पकड़ा था वो माता पिता भूतल की सिंगल सेल में है। मेन कैरेक्टर ने कहा कि उसे पता है और फिर बेरहमी से वहां से चला गया। इस वक्त भूतल की सिंगल सेल में बचे हुए सारे कैदी इकट्ठा थे। बाहर से लगातार आ रही धमाकों की आवाजें सुनकर वो अपने साथियों की कामयाबी की दुआ कर रहे थे। बेशक ये उम्मीद जल्द ही टूटने वाली थी। वो औरत जो पूर्व हीरो फुम्यू है, जिसने 28 हीरोज को मारने का रिकॉर्ड बनाया है, उसे इन बेवकूफों की एक नहीं चलती। जल्द ही उसके बदतमीज रवैये ने एक तगड़े शख्स को भड़का दिया। वो बोला, मरना चाहती है, लेकिन फू म्यू को मानो कोई मजाक सुनाई दिया हो। बोली, निकम्मे कहीं के, तुम लोगों ने कभी किसी ताकतवर इंसान को मारा है? वो शख्स भड़क गया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया। लेकिन असली बात यह है कि जैसे ही वो उछला, अगले ही पल वो 2 टुकड़ों में बंट गया। अब उस औरत का रूप बदल चुका था। उसके बाल और पंजे बेहद नुकीले हो गए थे। वो बोली कि जब वो हीरो थी तो उसने बहुत सारे बुरे लोगों को ठिकाने लगाया था और साथ ही उसने ताकतवर लोगों को मारने का तरीका भी ढूंढ लिया था। उसे मेन कैरेक्टर की शक्ति के बारे में भी पता था, इसलिए उसने बचे हुए लोगों से मिलकर काम करने को कहा। वो उन्हें ताकतवर लोगों को मारने का तरीका बता सकती थी। दूसरी तरफ जेल के बाहर वाली 3 लोगों की टीम में छोटी लड़की मेन कैरेक्टर के इस रूप को देख बहुत खुश हुई। हालांकि पहले उसकी पसंद सफेद बालों वाला था, जिसने उसे बचाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल किया था। उनमें से एक शख्स ने सवाल उठाया कि ये शख्स तो हीरो है, हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन छोटी लड़की ने उत्साह से कहा कि वो बात तब की थी और अब की बात अलग है। देखो, ये कहीं हीरो जैसा लग रहा है। इतना सुनने के बाद भी बाकी दोनों ने कहा कि तुझे सिर्फ एक ही चुनना होगा क्योंकि एक से ज्यादा पति रखना गैर कानूनी है। ये सुन छोटी लड़की को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। सच में फैसला करना मुश्किल है, तो फिर ऐसा करते हैं, इन दोनों में से जो भी आखिर में जिंदा बचेगा वही मेरा होने वाला पति होगा। मैं सच में जीनियस हूँ। मेन कैरेक्टर के आने से पहले फू म्यू उसके बारे में जानकारी बांटने लगी क्योंकि वो भी कभी एक बहुत अनुभवी हीरो रह चुकी है। इस वक्त बैंगनी बालों वाले शख्स स्पीडी ने सवाल उठाया, भले ही हमें उसकी शक्ति का पता चल जाए, लेकिन इसका क्या फायदा? आखिर वो उन हीरोज के संगठन का मेंबर है जो सबसे ऊंचे दर्जे के हैं और यहाँ मौजूद लोगों में सबसे बड़ा दर्जा 3 से ऊपर नहीं है। ये सुन फू म्यू ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, ये बात वो खूब जानती है, लेकिन जब से हीरो रोशा उस संगठन का लीडर बना है उसने हीरोज में सुधार की लहर चला दी है। पहला, उसने हीरो की परिभाषा फिर से लिखी और हीरोज को बुरे लोगों को मारने से रोक दिया। दूसरा, वो रेगुलर हीरोज को टीम बनाकर ट्रेनिंग करवाता है। आखिर में उसने हीरो के पहले से 5वें दर्जे को खत्म कर दिया। और फू म्यू इतना सब इसलिए बता रही थी क्योंकि जिस वक्त मेन कैरेक्टर उस संगठन में आया था उस वक्त दर्जे की व्यवस्था खत्म हो चुकी थी। उसके पास कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। यहाँ तक कि बाहर वालों को लगता था कि
कि उसका और रोशा का कोई पुराना रिश्ता है। ऐसा कहने के बावजूद वो आसानी से पहली मंजिल के सभी कैदियों को खत्म कर सकता था और वहां बैठे लोगों की ताकत सेकंड लेवल के हीरो तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन पेरेंट्स मुस्कुराते हुए बोले, पहली मंजिल वाले तो छोटी मछली हैं, यहाँ तक कि तुम लोग भी आसानी से ऐसा कर सकते हो ना। यहाँ हर किसी ने हजारों लोगों की जान ली है, ये पहली मंजिल वालों की तरह बिल्कुल नहीं है। बेशक पेरेंट्स ये बात इसलिए नहीं कह रहे थे कि वो आदमी कमजोर है, बल्कि वो सिर्फ इतना जानते थे कि उन्हें उसकी कमजोरी पता है। सैकड़ों साल पहले जब सुपर पावर वाले लोग सामने आए तो स्कॉलर्स ने उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा, फिजिकल बॉडी को मजबूत करने वाले, चीजें बनाने वाले, और बाकी जो इन दोनों में नहीं आते वो स्पेशल कैटेगरी के। और पेरेंट्स को हीरो की कमजोरी इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने उसकी ट्रेनिंग देखी थी। उसकी एक बड़ी कमजोरी ये थी कि वो कभी बचने की कोशिश ही नहीं करता था। इसलिए बाकी बचे सभी कैदियों ने मिलकर हीरो के खिलाफ प्लान बनाया। उन्होंने पहले कुछ कैदियों को अलग किया ताकि वो हीरो का ध्यान भटका सकें। हीरो ने उन्हें देखते ही वही पुराना ऑप्शन दिया, कॉलर पहन लो या मरो। लेकिन जवाब में उस पर दोनों तरफ से छुपे हुए लोगों ने रेंज से अटैक कर दिया। पेरेंट्स और स्पाइकी ब्रेनवेव कम्युनिकेशन के जरिए दूर से ये सब देख रहे थे, और जैसा पेरेंट्स ने सोचा था, हीरो ने अटैक से बचने की कोशिश ही नहीं की। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए पेरेंट्स ने इस अटैक में कुछ छोटी चीजें मिला दी जो उन्होंने जेल गार्ड से इकट्ठा की थी। वो कंट्रोल डिवाइस जो पावर को ब्लॉक करती है, यहाँ तक कि कोई फर्स्ट लेवल हीरो भी अगर इनमें से 15 पहन ले तो उसकी पावर पूरी तरह सील हो जाती है। और इस बार कोई रिस्क न लेते हुए उन्होंने 30 डिवाइस तैयार की थी। प्लान बहुत अच्छे से चल रहा था। एक स्पेशल कैटेगरी के पावर वाले की मदद से सारे डिवाइस हीरो पर लग गए। कैदी जश्न मनाने लगे। बस थोड़ी देर में पार्टी शुरू होने वाली थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पेरेंट्स के प्लान में 3 बड़ी गलतियां थी। पहली ये कि हीरो की ताकत सोच से कहीं ज्यादा थी, जो किसी फर्स्ट लेवल हीरो से कहीं ऊपर थी। सारे कंट्रोल डिवाइस उसने झटके से तोड़ दिए। हालात बिगड़ते देख पेरेंट्स ने तुरंत दूसरा प्लान लागू करने का ऑर्डर दिया, इस मंजिल के जेल गार्ड्स को बंधक बना लो। और दूसरी गलती ये थी कि हीरो की पावर, जिसमें फिजिकल और स्पेशल दोनों थी, उसने बस एक उंगली उठाई और चारों तरफ काली बिजली दौड़ गई। कैदी मर गए और जेल गार्ड्स को एक खरोंच भी नहीं आई। इतना सटीक कंट्रोल था। सब कुछ खत्म होता देख ऊपर बचे लोगों ने जान बचाने के लिए कॉलर पहनने की गुहार लगाई। और तीसरी गलती ये थी कि हीरो उन्हें दूसरा मौका नहीं देता। यहाँ तक कि पीछे बैठे 2 लोगों को छोड़कर इस मंजिल के बाकी सभी कैदियों की फांसी पूरी हो चुकी थी। तब तक स्पाइकी पूरी तरह डर चुकी थी। उसने गुस्से से पेरेंट्स से पूछा कि ये क्या हुआ, जो प्लान था वो तो ऐसा नहीं था। आदमी बगल में बकबक कर रहा था और पेरेंट्स अपने आप से सवाल कर रहे थे कि 30 डिवाइस भी कैसे फेल हो सकते हैं। बगल में हो रही बकबक से तंग आकर आखिरकार पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में तुरंत ट्रांसफॉर्म होकर एक झटके में उस आदमी को मार दिया। क्या बेकार चीज थी जो उसके सामने चिल्ला रही थी। अपना गुस्सा निकालने के बाद भी वो शांत नहीं हुई। तो इतना ही ताकतवर है तो फ्रंट लाइन पर क्यों नहीं लड़ता? क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी उसके पीछे से सरसराहट की आवाज आई। उसने घूम कर देखा तो जिस युवक पर वो बैठी थी, वो युवक चुपके से भाग रहा था। ये तो मौत को बुलावा देना था। पकड़ा जाता देख वो युवक डर के मारे रोते हुए मदद मांगने लगा और पेरेंट्स ने बेरहमी से उसकी तरफ देखा, धीरे से अपने पंजे उठाए। लेकिन अगले ही पल उसका पंजा उसके शरीर से अलग हो गया। पेरेंट्स को यकीन नहीं हुआ। अपनी कटी हुई बाह को देखती रही, फिर धीरे से घूमकर पीछे आए हीरो को देखा। अब भाग रहे उस युवक में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हीरो ने बेरहमी से उसे देखते हुए कहा, हीरो पेरेंट्स नहीं, डेथ रो कैदी पेरेंट्स, आखिर में कुछ कहना चाहोगी? और पेरेंट्स एक हाथ से अपनी कटी हुई बाह दबाए जोर से हंसने लगी। बाप रे, इस बार सच में काम खत्म हो गया। सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन उसे हीरो की तरह भरोसेमंद समझती थी। बहन उस रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन जब उसकी बहन की पावर जागी तो उसने सबसे पहले अपनी ही बहन को डेथ रो की जेल भेज दिया। कभी पेरेंट्स को अपनी बहन के भरोसे पर गर्व था, लेकिन जब वो सच में हीरो बन गई तो उसने पाया कि ये हीरो वाला काम बहुत बीमार है। कुछ हीरो विलेन को खत्म करने के चक्कर में आम लोगों की सुरक्षा की परवाह तक नहीं करते थे। इसलिए जब रोजा लीग की लीडर बनी तो उसने इस गड़बड़ी को सुलझाने के लिए हीरोज को किसी को मारने से मना कर दिया। और हो सकता है कि पेरेंट्स के अंदर पहले से ही कुछ गड़बड़ थी। इतनी हिंसा देखने के बाद भी जब उसे रास्ता नहीं मिला तो उसका स्वभाव धीरे धीरे बिगड़ने लगा। पेरेंट्स हीरो की तरह काम करती रही, जब तक कि एक मिशन के दौरान उसने गलती से एक विलेन को नहीं मार दिया। पहली बार किसी को मारने के बाद पेरेंट्स को थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन फिर उसने पाया कि ये एहसास कितना लुभावना था। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा कुछ महसूस हुआ। वो इतना खुश हुआ कि उसके आंसू निकल आए। इंसान को मारना इतना मजेदार था। उसके बाद से पेरेंट्स ने कत्लेआम शुरू कर दिया और उसे सबसे ज्यादा मजा उन हीरोज को मारने में आता था जो उससे कमजोर थे, क्योंकि उनके चेहरे पर धोखा खाने का जो भाव होता था वो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आग में कभी आग नहीं छुपती। उसके शरीर से आने वाली खून की बू जो उसकी बहन तक पहुंच ही गई तो बहन ने चुपके से अपनी बहन का पीछा किया और फिर उसने अपनी बहन का वो रूप देखा जो छुपा हुआ था। उस पल उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने ये सब देख लिया है। और अपनी बहन को देखकर पेरेंट्स भी थोड़ा असमंजस में था। मैंने तुझसे कहा था ना, रात में बाहर ना निकला करो। सब कुछ खुल जाने पर
पेरेंट्स ने सीधे बात करने का फैसला किया। तू भी आना चाहेगी? ये सुनकर बहन की आंखें फटी रह गईं। तू क्या कह रही है? बहन के मना करने पर पेरेंट्स ने जबरदस्ती नहीं की तो ठीक है, फिर खुद ही सही। लेकिन तभी बहन चिल्लाई नहीं। उसकी आवाज के साथ ही पेरेंट्स ने हैरानी से अपनी बाहों को बांधती जंजीरों को देखा। उसी पल उसकी बहन टुओमेई की पावर जाग गई थी और टुओमेई ने हीरो बनकर पहला वार किया अपनी ही बहन पर। उसके बाद से बहन टुओमेई हीरो बन गई और उसकी बहन पेरेंट्स एक वांटेड क्रिमिनल। आखिरकार पेरेंट्स नाम की कैदी अपनी ही बहन के हाथों पकड़ी गई। पकड़े जाने के बावजूद पेरेंट्स मुस्कुराते हुए बोली, क्या अब मुझे बहन भी नहीं बुलाएगी? लेकिन टुओमेई बिल्कुल बेरुखी से बोली, मेरी कोई बहन नहीं है तू जैसी। हाँ तो ये तो बहुत बुरा हुआ। सीन फिर से पलटता है और अब वर्तमान में आता है। पेरेंट्स जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं है, बस उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। उसने सुना था कि रोजा समेत लीग के दूसरे सारे हीरो मर चुके हैं और हीरो ने इसकी पुष्टि भी कर दी। फिर उसने सबसे जरूरी बात पूछी, तो क्या हीरो टुओमेई भी मर गई? ये सुनकर हीरो चुप हो गया और यही सबसे अच्छा जवाब था। पेरेंट्स ने कई गहरी सांसें लेकर अपने आप को शांत किया। तो ये बात है, मर गई। मैंने उससे कहा था हीरो न बने। सच में बेवकूफ बहन थी। आखिर में वो जानना चाहती थी कि उसकी बहन को मरते वक्त बहुत तकलीफ हुई थी और हीरो को उसे आखिरी बार देखना याद आया। टुओमेई अपनी आखिरी सांसों में बस यही कह रही थी, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ दीदी। तो उसने पेरेंट्स को बताया, तेरी बहन मरते वक्त तेरा ही नाम ले रही थी। ये सुनकर पेरेंट्स को पछतावा हुआ, काश उसने ये न सुना होता, क्योंकि इससे उसका दिल और भी भारी हो गया। पहले ही हार मान चुकी पेरेंट्स अब सीधे ट्रांसफॉर्म हो गई। उस पल शायद वो सिर्फ उस सफेद बालों वाले के सामने जाना चाहती थी जिसने उसकी बहन को मारा था। अपने अंदर दबे गुस्से को बाहर निकालना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। लेकिन हकीकत बहुत बेरहम थी। चाहे वो अपनी हदों को पार कर ले, हीरो के सामने वो फिर भी बेकार थी। बस एक लात मारी और उसे आराम से उछाल दिया। बेशक नफरत की ताकत को कम मत समझो। पेरेंट्स फिर से दौड़कर आ गईं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हीरो ने एक सीधा घूंसा उसके शरीर पर मारा। सीधा घूंसा खाकर पेरेंट्स के मुंह से खून के फव्वारे निकल पड़े। उसका ट्रांसफॉर्मेशन मोड ही खत्म हो गया। पेरेंट्स ने अपने सामने वाले आदमी को नफरत से देखा। इस वक्त हीरो ने ऊपर से नीचे उसे देखते हुए बेरुखी से कहा, डेथ रो का कैदी होने के बावजूद किसी साथी के परिवार वाले को मारना सच में अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर पेरेंट्स को कुछ उम्मीद सी दिखी। उसने गिड़गिड़ाते हुए उससे अपनी जान बख्श देने की भीख मांगी, लेकिन हीरो के दिल में जरा भी नरमी नहीं आई। जो लोग तुझसे भीख मांग रहे थे उनके साथ तूने क्या किया था? इतना कहकर हीरो ने अपनी मुट्ठी कस ली, जिसके चारों तरफ काली बिजली घूम रही थी। पेरेंट्स ने आखिरी बार हीरो को 2 शब्द सुनाए, बहनचोद। उसके बाद पूरी जेल में धमाका गूंज गया। डेथ रो कैदी पेरेंट्स की फांसी पूरी हुई। बूढ़े दादा तो बस युवकों से दोस्ती करना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि जिस जेल को कभी तोड़ा नहीं जा सकता था उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया। अभी अभी ऊपर से लगातार आ रहे झटकों को महसूस करते हुए सफेद बालों वाला युवक अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था। हालांकि उसके पीछे वाली औरत भी 5वीं मंजिल की कैदी थी, लेकिन सफेद बालों वाले की टेढ़ी नजरों के सामने उसने जरा भी विरोध नहीं किया। ये देखकर सफेद बालों वाले को बहुत बोरियत हुई। उसे लगा कि वो आदमी ही कुछ ज्यादा दिलचस्प था। अब वो ऊपर जाकर उस हीरो से मिलना चाहता था, लेकिन अगले ही पल एक ताकत ने उसे दूर से उठाकर फेंक दिया। सफेद बालों वाला युवक उछलकर दूर जा गिरा। बेशक इस अटैक से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बस वो एकदम चौंक गया था। और उसी वक्त एक शख्स धीरे धीरे उस युवक की तरफ बढ़ रहा था। नन्हे, बहुत बोर हो रहा है क्या? दादा तेरे साथ खेलने आ गए। सामने वाले की असाधारण ताकत को भांपते हुए सफेद बालों वाले को आखिरकार मजा आ गया। बहुत डरावने लग रहे हो दादा। और बूढ़े दादा भी बड़े प्यार से बोले, डरावने कैसे? मैं तो बहुत प्यार करने वाला नेक दिल दादा हूँ। उस वक्त कंट्रोल रूम में बैठा जेल गार्ड घबराकर जेलर को रिपोर्ट कर रहा था, अंडरग्राउंड लेवल 5 के बूढ़े किंगस्टन और सफेद बालों वाले हुआंग सेंगवान की मुलाकात हो गई है। मॉनिटर पर यह देखकर जेलर बहुत खुश हुआ। असल में 2 बाघों की लड़ाई में एक का मरना तय है। इस वक्त जेलर की दुआ थी कि किंगस्टन जीते, हालांकि वो भी उतना ही खतरनाक था। वो लुक्रूज जेल में बंद पहला कैदी था और सबसे लंबे समय से सजा काट रहा था। वो उन कैदियों से बिल्कुल अलग था जिन्होंने अनगिनत लोगों की जान ली थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 लोग मारे थे और उसने खुद सरेंडर करके जेल जाना स्वीकार किया था। लेकिन उसने जो पहला आदमी मारा वो उस वक्त का सबसे ताकतवर विलेन था और बाकी 2 उस वक्त के सबसे ताकतवर हीरो थे। उसने बिना किसी वजह के अचानक आकर दुनिया के 3 सबसे ताकतवर लोगों को मार डाला और फिर उसे बहुत खालीपन महसूस हुआ। ताकतवर होना सच में बहुत अकेला है और इसलिए दुनिया के टॉप पर पहुंचकर उसने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और उस वक्त सरकार और हीरो एसोसिएशन के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उसे यहाँ 30 साल से बंद रखा गया और फांसी नहीं दी गई। कुछ परेशानी महसूस करते हुए सफेद बालों वाले युवक ने बूढ़े दादा के साथ खेलने से मना कर दिया, लेकिन किंगस्टन दादा उस युवक से दोस्ती करने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने युवक से कहा कि डरो मत, क्योंकि उसे छोटे पौधों को खत्म करने की कोई आदत नहीं है। सामने
सामने वाले के मना करने पर सफेद बालों वाला भी थोड़ा सीरियस हो गया। उसने बस हाथ घुमाया और अनगिनत मांस के गोले उसकी तरफ उड़ चले। आते हुए हमले को देखकर बूढ़े ने बिना घबराए अपनी स्पेशल स्किल फ्लोइंग रॉक स्मैशिंग फिस्ट का इस्तेमाल किया। सारे मांस के गोले इधर उधर उछल गए और अगले ही पल वो सब फट गए। चारों तरफ खून की बारिश हो गई। बूढ़े दादा ने मुस्कुराते हुए सामने वाले से पूछा, क्या और कोई अटैक नहीं है? लेकिन जवाब में सफेद बालों वाले युवक ने कहा, तुम्हारे साथ खेलना बहुत बोरिंग है, फिर भी तुम तो जल्द ही बुढ़ापे में मरने वाले हो। ये सुनकर बूढ़ा कुछ देर चुप रहा। आजकल के बच्चे बहुत शेखी बघारते हैं। उसने कहा कि वो तेरे जैसे कितनों को देख चुका है जो हमेशा सोचते हैं कि वही सबसे ताकतवर है। इतना कहकर उसने जोर से जमीन पर पैर पटका। जो जमीन कभी नहीं टूटनी चाहिए थी वो उसी वक्त फट गई। अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए बूढ़े ने अपने असली रौद्र रूप दिखाने शुरू कर दिया। उसके एक पैर के नीचे से न सिर्फ 5वीं मंजिल की जमीन टूटी बल्कि पूरी जेल हिल गई। उस वक्त जेलर को अभी भी अंदाजा नहीं था कि मामला कितना गंभीर है। उसे अब भी इस जेल की मजबूती पर पूरा भरोसा था। लेकिन जैसे ही बूढ़े ने पूरी ताकत लगाई वो ऊपर उछला और अपने दोनों पैर सफेद बालों वाले के चेहरे पर दे मारे। सौभाग्य से सफेद बालों वाले ने फुर्ती से रिएक्ट किया और आखिरी वक्त पर बच गया। लेकिन इस जेल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जोरदार धक्के से हीरो को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब सब कुछ शांत हो गया तो जेल गार्ड डर के मारे कांप उठे, क्योंकि जिस जेल को कभी तोड़ा नहीं जा सकता था उसमें उस वक्त एक बड़ा सा छेद हो गया था। ये देखकर जेलर को ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। सफेद बालों वाले युवक ने बूढ़े दादा के कारनामे को देखा तो आखिरकार उसे कुछ दिलचस्पी जागी। वो बूढ़े दादा के साथ यहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से आई आवाज ने उसे रोक दिया। जो 3 लोग कभी जेल के बाहर से सब देख रहे थे वो अचानक वहाँ आ गए। सफेद बालों वाले ने हैरानी से पीछे घूमकर देखा। उसे पता ही नहीं चला कि ये लोग कब आ गए। ऊपर बैठा जेलर भी हैरान था। कोई 5वीं मंजिल पर ऐसे अचानक कैसे आ सकता है? लेकिन छोटी बच्ची ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, दर्शकों बाहर हो जाओ। अगले ही पल 5वीं मंजिल के सारे मॉनिटर बंद हो गए। बस जेलर बेबस होकर अपनी मेज पर मुट्ठी पटकता रह गया। बहनचोद। दूसरी तरफ पहली अंडरग्राउंड मंजिल का काम निपटाने के बाद हीरो अगली मंजिल के गेट पर आ गया। उसने कम्युनिकेशन ऑन करके जेलर से गेट खोलने को कहा, लेकिन सामने से आवाज आई कि थोड़ा रुको। हीरो कुछ देर चुप रहा, फिर खुद से बड़बड़ाया, क्या भूमिगत होने की वजह से सिग्नल थोड़ा कमजोर है? इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ गेट की दरार में डाले और अगले ही पल वो भारी गेट। अगर तुम्हारे अकाउंट में 23 रुपए भी है ना, फिर